प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे ये ऑब्जेक्टिव पेपर में अगला भाग। ठीक है, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, 232 नंबर तक हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। थोड़ा सा बचा था, हम सोच रहे हैं इसको भी खत्म करके छुट्टी लें ताकि आप लोगों की परीक्षाएं भी सामने होंगी। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो है न्यूट्रॉन एवं हाइड्रोजन बमों का विनाशक प्रभाव होता है। मित्रों, विनाशक प्रभाव का मतलब जैसे कोई किसी पे क्या बोलते हैं, जैसे किसी पे कोई अगर कोई व्यक्ति मरता है भाई, चाहे गोली मार दीजिए चाहे जहर पिला दीजिए, फिर बताए ना। तो ये जो न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन बम जो है, इनका जो विनाशक प्रभाव होता है, कोई विस्फोट होता है ना, कोई आग उत्पन्न होती है, कुछ भी नहीं। केवल वातावरण को जहरीला बना दिया जाता है और फिर जहर के प्रभाव से दम सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है, उसी से सांस अंदर जहर के रूप में जाती है, सांस के रूप में, और उसी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन बमों का जो प्रभाव होता है वो होता है वातावरण को विषैला बनाना। ठीक है, चलिए, इसमें घ विकल्प आपका सही होगा। अगला है गरीबों का परमाणु बम निम्न हथियार को कहा जाता है। तो मित्रों, गरीबों का परमाणु बम रासायनिक एवं जैविक हथियार दोनों को कहा जाता है। ठीक है, रासायनिक हथियार भी है, जैविक हथियार भी है, तो इसका विकल्प आपका ग सही होगा। ठीक है, चलिए, अब ये गरीबों का परमाणु बम क्यों कहा जाता है इसको? मित्रों, इससे जो रासायनिक और जैविक हथियार होते हैं, इनकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, परमाणु बम से भी कई गुना ज्यादा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सस्ता होता है, इसीलिए गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। अब आप बताइए, जो है अगर विनाशकारी हथियारों में अगर उससे ज्यादा जो है मारक क्षमता वाले हथियार मिल जाए कम कीमत में, तो फिर कौन प्रयोग नहीं करना चाहेगा? सभी चाहेंगे भाई। अरे, जो काम जो है लाखों करोड़ों रुपए में हो जाए, वही काम 10-5 रुपए में हो जाता है, तो कौन नहीं करना चाहेगा बताइए। तो फिर इनको गरीबों का ही परमाणु बम क्यों कहा जाए? जो अमीर राष्ट्र हैं वो भी इसको बनाना शुरू कर देंगे, वो भी इसका प्रयोग शुरू करेंगे, वो इसका प्रयोग प्रारंभ कर देंगे। यूरेनियम की जरूरत क्या है, जो कि सबसे महंगा तत्व है ना? तो हाँ, इसकी एक वजह है। जैसे हम कहीं पर परमाणु बम का प्रयोग करते हैं मित्रों, तो परमाणु बम वहीं पर जाकर गिरेगा, उसी को नष्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो है जैविक और रासायनिक हथियारों को अगर छोड़ा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कुछ हवा के रुख पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में, अगर हमने पाकिस्तान की ओर जो है हमने रासायनिक और जैविक हथियारों को छोड़ दिया है, सॉरी, जैविक हथियारों की बात मत करिए, रासायनिक हथियारों की बात करिए। जैविक हथियार तो मान लीजिए जैसे कोरोना वायरस, छुआछूत संक्रामक रोग फैलाने वाली बीमारी, जो वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा जो फैलने वाले होते हैं। ठीक है, वो तो जैविक हथियार हो गए। आप जैविक हथियारों के मारक क्षमता से आप लोग परिचित हो चुके हैं, ये कोरोना हथियार है। लेकिन आप सोचिए कि जो छोटा सा जो है लैब से उनके फटक के जो है बाहर निकल आया, वो इतना विनाशक हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जब लड़ाई के मैदान में खुले मन से जब पूरा प्रयोग होगा, तब ये हथियार कितने विनाशक होंगे। अब जब इस कंडीशन में जो है हमारे हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी मरीजों को रखने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब सभी जो है उधर सैनिक भी युद्ध में घायल होंगे, वो भी आएंगे, उनको जो उनके लिए भी व्यवस्था मेडिकल की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे त्राही त्राही मचेगी, कोरोना जैसे स्थिति पैदा होगी, तो बताइए उनको जो है, तो उस समय देश की क्या कंडीशन होगी, किसको मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी, किसको नहीं मिलेगी, कुछ कह सकते हैं? तो ऐसी कंडीशन में देश में बिल्कुल त्राही त्राही मच जाएगी। ठीक है, चलिए, हाँ, एक चीज और बताना चाहते थे कि रासायनिक हथियार बहुत कुछ जो है, जैसे रासायनिक जहरीली गैसें हो गई, तो ये बहुत कुछ हवा के रुख पर निर्भर करती हैं। अगर उदाहरण के रूप में अगर हमने पाकिस्तान की ओर अगर जो है हमने जहरीली गैसों का प्रयोग कर दिया, और ईश्वर की कृपा अगर जो है उल्टी हो गई और वही हवा हमारी तरफ चली आई, तो फिर जितना विनाश हम सोचते हैं कि हम पाकिस्तान का कर रहे हैं, उतना ही विनाश हमारा भी होगा। इसीलिए थोड़ा सी विश्वसनीयता में कमी होती है। ठीक है, चलिए, सस्ता होता है, इसीलिए इनको गरीबों का परमाणु बम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही होगा ग विकल्प। चलिए, 35 नंबर है जहरीली गैसों का प्रयोग किया जाता है किसमें? रासायनिक युद्ध में। ठीक है, जैविक युद्ध में जीवाणुओं का प्रयोग, परमाणु युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग, गुरिल्ला युद्ध से आप सब लोग परिचित ही हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कोरोना, ओमिक्रॉन आदि वायरस हथियार हैं, तो किसके हथियार हैं? जैविक युद्ध के। ये तो अभी प्रयोग हुआ है, ये सामने भी है, आप लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, बाकी तो जैविक बहुत सारे हथियार हैं। अगला है सोवियत संघ ने हाइड्रोजन बम कब बनाया? तो मित्रों, ये 1953 में बनाया था। ठीक है,
आगे जहरीली गैसों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में हुआ? जहरीली गैसों का प्रयोग या रासायनिक गैसों का प्रयोग सर्वप्रथम जो हुआ था वो हुआ था वाइपर्स का युद्ध 1915 में। ये प्रथम विश्व युद्ध का ही एक पार्ट था। इसमें जर्मनी ने बेल्जियम में फ्रांसीसी सैनिकों के विरुद्ध भारी मात्रा में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया था। ठीक है, जहरीली गैसों का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो ये है मित्रों 22 अप्रैल 1915 को। वही वाइपर्स का जो संग्राम हुआ था वही हुआ था 22 अप्रैल 1915 को। ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध का ही एक भाग है, इतना भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है सर्वप्रथम युद्ध में जहरीली गैसों का प्रयोग किस देश ने किया? तो मित्रों वो है जर्मनी। जर्मनी ने किया था। ठीक, वाइपर्स के युद्ध में किस गैस का प्रयोग किया गया था? तो मित्रों इसमें भारी मात्रा में क्लोरीन गैस का प्रयोग किया गया था। अगला है जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में क्लोरीन गैस का प्रयोग किस देश के विरुद्ध किया? तो मित्रों जो देश था वो था फ्रांस के विरुद्ध। ठीक है, फ्रांस के विरुद्ध उसने किया था, यानी फ्रांसीसी सैनिकों के विरुद्ध किया था। अगला है रासायनिक हथियारों का युद्ध में प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो वो है मित्रों फ्रिट्ज हैबर। आप जो विज्ञान वाले बच्चे हैं सभी इनसे परिचित होंगे। तो फ्रिट्ज हैबर जो कि जर्मन के एक रसायनज्ञ थे। अरे हम लोग अब पढ़े होंगे आप लोग इंटर में, हर हर हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया बनाने की विधि, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ करता था। चलिए अगला है जैविक एवं रासायनिक हथियार होते हैं, ये मित्रों गैर परंपरागत होते हैं। ठीक है, ये विस्फोटक भी नहीं होते, परंपरागत नहीं है, ये गैर परंपरागत हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत का अंतर आप लोग जानते हैं। परंपरागत जैसे हम लोग यहाँ परंपराएं होती है, परंपरा का मतलब रीत रिवाज चाल चलन। ठीक है, तो जो जो चीजें ज्यादा लोग मानते हैं, या अब यहाँ हथियारों के क्षेत्र में हम मानते हैं कि जो हथियार लगभग सभी के पास हैं वो परंपरागत हैं, और जो हथियार कुछ राष्ट्रों के पास हैं लेकिन सबके पास नहीं है वो गैर परंपरागत हैं। तो गैर परंपरागत हथियारों में मित्रों आते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, जैसे आपसे और भी पूछ लिया जाए तो वो होते हैं ABC हथियार। ABC का मतलब ए से एटॉमिक, बी से बायोलॉजिकल, सी से केमिकल, अर्थात परमाणु हथियार, जैविक हथियार और केमिकल यानी रासायनिक हथियार। ये तीनों हथियार गैर परंपरागत होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो अगला है गरीबों का परमाणु बम होता है। मित्रों गरीबों का परमाणु बम वही है, रासायनिक अस्त्र और जैविक हथियार दोनों हैं। तो उत्तर आपका गा सही होगा। इसमें इसको रिपीट थोड़ा कर दिए हैं। अगला है अफ्र उत्पादक गैस है। तो मित्रों अफ्र उत्पादक यानी आंसू गैस जिसे हम लोग बोलते हैं, आंसू बहाने वाली गैसें जो हैं, आंसू बहते हैं लोग। ठीक है, जिससे यानी इन गैसों का प्रयोग करने से आंखों में जलन होने लगती है, लगातार आंसू बहने लगते हैं, तो देख पाना सामने मुश्किल होता है। तो ये जो है इसमें आती हैं BBC, KFK, सुपर टीयर, अर्थात ये सभी जो है अफ्र उत्पादक गैसें हैं। आप लोगों के प्रश्न में एक का नाम दिया जाएगा, ठीक है, तब भी आप उसको पहचान लीजिएगा। चलिए क्लोरीन गैस किस अंग को हानि पहुंचाती है? तो मित्रों ये हानि पहुंचाती है फेफड़े को। ठीक है, अगला है टैबून फेरिन फोमन, ये क्या है? मित्रों ये भी जो है ये तीनों रासायनिक हथियार हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मस्टर्ड गैस शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालती है? तो मित्रों मस्टर्ड गैस जो है ये शरीर के त्वचा पर प्रभाव डालती है। ठीक है, त्वचा पर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है। भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मित्रों वो मिक गैस का रिसाव हुआ था, जिसका पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, तो इसमें गा विकल्प आपका सही होगा। शॉर्ट नेम उसको मिक बोला जाता है। वही भोपाल गैस दुर्घटना जिसमें लगभग 2-3 हजार लोग मर गए थे। अगला है मिक का पूर्ण नाम है, तो वो है मित्रों मिथाइल आइसोसाइनेट, याद रखिएगा। LSD क्या है? LSD भी जो है एक रासायनिक एजेंट है। ठीक, बाकी आप लोग उसमें वीडियो में देख लेंगे तो इसका पूरा नाम भी आपको मिल जाएगा। अगला है एडमफाइट शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालती है? तो मित्रों एडमफाइट जो है ये शरीर के नाक पर प्रभाव डालती है, ध्यान रखिएगा। अगला है डायनामाइट का मिश्रण होता है। अरे सॉरी, डायनामाइट मतलब क्या क्या चीजें मिलाकर बनाया जाता है? तो है जो है नाइट्रोग्लिसरीन एवं कीजेलगर। ठीक है, इसी को मिलाकर डायनामाइट बनाया जाता है। अगला है RDX का पूर्ण नाम है। तो मित्रों इसमें RDX का पूर्ण नाम हमने सिर्फ लिख दिया है, बाकी विकल्प में आपका जो भी आएगा आप लोग याद रखिएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है RDX की खोज किसने की थी? तो मित्रों RDX की खोज की थी हेम्स हैनिस ने, जो कि
1899 में इन्होंने खोजा था, और ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे, याद रखिएगा। अगला है टीएनटी एवं टीएनजी क्या है? तो मित्रों टीएनटी और टीएनजी जो है ये विस्फोटक पदार्थ हैं। आप सब लोग पढ़े होंगे इंटरमीडिएट में भी, टीएनटी ट्राई नाइट्रो टॉलुइन एंड टीएनजी ट्राई नाइट्रो गिल्फरीन, ठीक है, वही है। तो ये है विस्फोटक पदार्थ। अगला है जैविक युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों बैक्टीरिया युद्ध, कीटाणु युद्ध आदि नामों से इन सबको जाना भी जाता है। वायरस युद्ध, ठीक है, वायरस, कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब जो है जैविक युद्ध के ही अंग हैं। चलिए अगला है जैविक हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है? जनता, पशुओं, फसलों। मित्रों जैविक हथियारों का प्रयोग इन तीनों पर, सभी पर किया जा सकता है। आप देखते ही हैं जनता का मतलब मनुष्य, मनुष्य भी वायरस से बीमार होते हैं, जानवर भी वायरस से बीमार होते हैं, फसलें में भी वायरस लग जाता है, फफूंद वगैरह लग जाते हैं, और भी वायरस लग जाते हैं, तो वो भी जो है बेचारे सूखने लगते हैं या फिर जल जाते हैं, ठीक है। तो सभी पर प्रयोग जैविक हथियारों का किया जाता है। संक्रामक रोगों को फैलाने हेतु किए जाते हैं, तो मित्रों वो हैं वायरसों का प्रयोग किया जाता है, जो संक्रामक रोग, संक्रामक का मतलब एक दूसरे के संपर्क में आने पर छुआछूत वाली बीमारी जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगला है बेसिलस एंथ्रेसिस से रोग होता है, तो वो है एंथ्रेक्स, ठीक है, एंथ्रेक्स। अगला है बोट्यूनल बीफ, फैक्सीटॉक्सिन, पास्टेरा पेस्टिन किस प्रकार के हथियार हैं? तो मित्रों ध्यान रखिएगा, बोट्यूनल बीफ, फैक्सीटॉक्सिन, पास्टेरा पेस्टिन, ये सब जो है जैविक हथियार है, ठीक है, जैविक हथियार। अगला है इबोला वायरस किस प्रकार का रोग फैलाता है? तो ये भी संक्रामक हथियार, संक्रामक रोग फैलाता है, जैविक हथियार ये भी है। अगला है इबोला वायरस, रिफिका, कैमल पॉक्स किस प्रकार के एजेंट हैं, यानी किस प्रकार के हथियार हैं? तो सब के सब जैविक हैं, ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्न में जैविक हथियार हैं, बोट्यूनल बीफ, फैक्सीटॉक्सिन, पास्टेरा बता चुके हैं, ये सभी जो है आपके जैविक हथियार हैं, तो घ विकल्प इसमें सही होगा, ठीक है। अगला है भारत की परमाणु नीति है, भारत की परमाणु नीति क्या है? आप देख सकते हैं, हमें आपके सामने है, नो फर्स्ट यूज, यानी पहले प्रयोग परमाणु बम का हम नहीं करेंगे। दूसरा नंबर है परमाणु प्रतिरोधकता, यानी उतनी परमाणु क्षमता हमारे पास हो जितना कि हमारा पड़ोसी देखकर डरता रहे, हम पर आक्रमण ना करे, वो भी शांत रहे, हम भी शांत रहे, ठीक है। तीसरा है परमाणु मुक्त विश्व का समर्थन, संपूर्ण धरती से परमाणु को विहीन कर दिया जाए, अर्थात कोई खतरा ना रहे धरती पे। तो मित्रों ये जो है भारत की जो जो परमाणु नीति है, ये तीनों का समर्थन करती है, तो ये आपका विकल्प घ सही होगा, ठीक है। चलिए परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, तो मित्रों वही है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे कहते हैं पीटीबीटी। तो ये है मित्रों 1953। परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1968 में। सीबेड ट्रीटी, सीबेड का मतलब समुद्र तल संधि भी इसको बोल देते हैं, इसलिए आप लोग जो है इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा। पता लगा हिंदी में लिख दिए जो है समुद्र तल संधि कब हुई थी, तो आप लोग जो है उसको दूसरा कुछ मत समझिएगा कि हमने समुद्र तल संधि नहीं पढ़ी, सीबेड ट्रीटी पढ़ी है। तो ये होगा 1971 को, ठीक है। अगला है फाल्ट वन संधि पर हस्ताक्षर हुए, तो फाल्ट वन संधि पर हस्ताक्षर 1972 में हुए थे। अगला है फाल्ट और स्टार्ट संधि संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? निशस्त्रीकरण से, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, सीबेड ट्रीटी, परमाणु अप्रसार यानी एनपीटी, परमाणु प्रतिबंध संधि, ये सब जितने भी हैं फाल्ट, स्टार्ट, पीटीबीटी, सब जो है परमाणु निशस्त्रीकरण यानी निशस्त्रीकरण से ही संबंधित हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीजें हैं, निशस्त्रीकरण एवं शस्त्र नियंत्रण। चलिए फाल्ट और स्टार्ट संधि संबंधित है निशस्त्रीकरण से। अगला है फाल्ट टू संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुए था 1979 में, ठीक है। अगला है स्टार्ट वन
फंदी पर हस्ताक्षर हुए थे 1991 में। इफ्तार टू फंदी पर हस्ताक्षर हुए थे 1993 में। अब आ जाता है फीटी-बीटी फंदी, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फीटी-बीटी, फी का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, टी का मतलब टेस्ट, बी का मतलब बैन, फिर आगे टी का मतलब ट्रीटी। इसे कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हिंदी में बोलेंगे इसको व्यापक परमाणु, अरे व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि, ठीक है, तो उसे कहते हैं फीटी-बीटी। ये हुई थी, ये इस पर हस्ताक्षर हुए थे 1996 में, ठीक है। फीटी-बीटी। अगला है नवीन स्टार्ट संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये हुए थे 2010 में। INF संधि हुई थी 1987 में, ठीक है, INF। अगला है युद्ध वित्त व्यवस्था का तरीका है। मित्रों, युद्ध वित्त व्यवस्था अर्थात युद्ध के लिए पैसे का इंतजाम करना, क्योंकि आज का युद्ध महंगा है। महंगे युद्धों में आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पैसा लगना है, तो युद्ध के समय पैसे का इंतजाम कितने तरीके से कर सकते हैं, उसका एक तो तरीके हैं, वो है कर व्यवस्था, ऋण व्यवस्था, ऐच्छिक चंदे, और भी बहुत सारे तरीके हैं, अभी आपको हम नीचे बताते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं युद्ध वित्त व्यवस्था के, तो आपका घा सही होगा इसमें। और भी जो व्यवस्थाएं हैं, एक प्रश्न हमने और बना दिया है इसमें, वो है युद्ध वित्त व्यवस्था का तरीका है मुद्रास्फीति, विदेशी सहायता, कराधान, सब जो है ये सब युद्ध वित्त व्यवस्था का तरीका है। तो युद्ध वित्त व्यवस्था का मतलब आप जान गए कि लड़ाई के लिए पैसे की व्यवस्था करना, ठीक है। अब जैसे कर व्यवस्था, जनता के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया जाए। ऋण व्यवस्था, कर्जा ले लिया जाए, पहले अंदर जनता से कर्जा लिया जाए, अपने देश की जनता से, फिर जो है विदेशों से लिया जाए। ऐच्छिक चंदे, चंदे का मतलब ये हुआ कि जैसे भाई अपनी इच्छा से युद्ध चल रहा है, हमारे देश की जनता अगर सहयोग करना चाहे तो अपने इच्छा से उसमें चंदा भी दे दे, ठीक। मुद्रास्फीति, भाई अगर जो क्या बोलते हैं, जरूरत पड़ने पर नोटों की, कागजी नोटों की छपाई करके उनसे पूर्ण कर लिया जाए, ठीक है। विदेशी सहायता, विदेशी मित्रों से हेल्प ले लिया जाए पैसे का। कराधान, वही है कर व्यवस्था या कराधान, एक ही चीज है मित्रों, ठीक है। चलिए, तीसरा विकल्प भी घा ही होगा। तो आप समझ सकते हैं वित्त व्यवस्था के जो तरीके हैं, कर व्यवस्था या कराधान, ऋण व्यवस्था, ऐच्छिक चंदे, मुद्रास्फीति, विदेशी सहायता, ठीक है। और भी बहुत से तरीके हैं, फिलहाल यही मुख्य हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए मित्रों। ये सब आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माइनर पेपर आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा, और उम्मीद करता हूं कि इसमें से आप लोग इतना प्रश्न तो कर ही सकते हैं कि कम से कम आप लोग संतुष्ट रहें, ठीक है। आप जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव पेपर जितना इजी होता है उतना हार्ड भी होता है। हार्ड इसलिए होता है कि या तो पूरा या तो जीरो। इजी इसलिए माना जाता है कि भाई इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, ठीक है। चलिए, पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए बच्चों। बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। देखिए आगे इसके बाद अगर प्रश्न बनता है तो हम आगे और भी बना देंगे, नहीं तो इतने से अभी फिलहाल इस सत्र में संतोष करिए आप लोग। हमारे विचार से बहुत कुछ आप लोग हल कर लेंगे। चलिए।